5 राज्यों के चुनावी रण में पूरा फोकस राजस्थान पर शिफ्ट हो गया है। 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस धुआंधार प्रचार कर रही हैं। बीजेपी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिया है। कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं। बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनने पर उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, 12वीं पास छात्राओं को फ्री स्कूटी और मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को 8,000 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद भी करेगी। गहलोत सरकार में हुए घोटालों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात भी कही गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार की नाकामी गिना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। राजस्थान के चुनावी दंगल में लाल डायरी का जिक्र जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। भ्रष्टाचार को लेकर नड्डा अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। ये बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। राजस्थान की जनता को कांग्रेस 7 गारंटी दे चुकी है। इसमें 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 रुपए प्रति किलो पर गोबर की खरीद, सरकारी कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लैपटॉप या टैबलेट और परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए शामिल है। अशोक गहलोत अपनी सरकार की योजनाओं और गारंटी के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है, कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी। व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, यदि विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। राजस्थान में 2018 में जब से कांग्रेस की सरकार बनी तब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खटपट चली आ रही थी। बीच में सचिन ने बागी तेवर भी दिखा दिए थे, लेकिन गहलोत सरकार को नहीं गिरा पाए। लेकिन अब दोनों एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं। राहुल गांधी इस एकजुटता को जीत की कुंजी बता रहे हैं। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। 1998 से लेकर अब तक राजस्थान में किसी पार्टी की 2 बार लगातार सरकार नहीं बनी है। सवाल यह है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान में सत्ता में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी के वादे कांग्रेस की गारंटी पर भारी पड़ेंगे? कांग्रेस को गहलोत सरकार की लोकप्रिय योजनाओं का फायदा मिलेगा या फिर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों के बीच ये कहीं गुम हो जाएगा? बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं है। खबर है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है। साथ ही जीत की हालत में नेतृत्व कौन संभालेगा, इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। कांटे का मुकाबला और जबरदस्त टक्कर और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, ये एक नया टर्म हम लोगों ने 2-3 डिस्कशंस में देखा कि बातचीत में आता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई। यानी जितने भी राजनीतिक दल, हालांकि बाइनरी चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ के कॉम्पीट करते हुए मतदाताओं के लिए, लोगों के लिए योजनाओं की घोषणा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना जो संकल्प पत्र घोषित किया उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं गरीबों के लिए, जो योजनाएं उनके लिए बनाई गई हैं। उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, गरीब छात्रों का, महिलाओं का, बहुत सारी स्कीम्स हैं। और कांग्रेस उससे पहले चूँकि सत्ताधारी दल है तो बहुत सारी चीज़ें वो ऑलरेडी चला रहे हैं और उसके ऊपर 7 गारंटीज़ भी वो दे रहे हैं जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गई है और इसमें कैसे नैया पार होगी ये असली सवाल है। और क्या माहौल चल रहा बीजेपी का राजस्थान में, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित गोयल जी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी हैं।
वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह और साथ ही विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं सोच रहा हूँ कि राजनीतिक मित्रों से अपने चर्चा कर ली जाए। अमित गोयल जी, सर ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का ही एक नतीजा है कि आप कॉम्पीट कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, मतलब उनसे और ज़्यादा बढ़ की योजनाओं की घोषणा की जा रही है। जनता क्यों वोट करे बीजेपी के लिए? मेरा सिंपल एक सवाल है, यही सवाल कांग्रेस से भी होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 10 साल में पूरे भारत में जो डिलीवर करके दिखाया है, मतलब ये आप ये मानिए, मोदी जी मतलब विकास, मोदी जी मतलब विश्वास, मोदी जी मतलब ईमानदारी, मोदी जी मतलब कर्तव्य परायणता, मोदी जी मतलब संकल्प, और मोदी जी मतलब देश के 18 करोड़ गरीब लोगों को मकान मिलने की गारंटी, जिसमें से 4 करोड़ मकान हम दे चुके हैं देश में। पूरे भारत की बात की जाए तो देश के अंदर 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को शर्म से मुक्ति दिलाई गई। आप ये देखिए, देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत माना जाए, या फसलों पर मुआवजा मिलने वाली बात मानी जाए, या कोरोना जैसे समय पर, या रूस यूक्रेन के समय जो वॉर हुआ और किस्त में पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप ये देखिए फर्टिलाइजर्स की रेट दुगनी तुगनी हो गई, लेकिन किसानों को लाभ दिया गया। या आप ये मानिए कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए कि जो 11 किलोमीटर पर सड़क बन रही थी, आज 37 किलोमीटर सड़क बनाकर देश में कितने तरह रोजगार के अवसर सृजित किए गए। या आप बात कीजिए कि आज देश में 70 एयरपोर्ट या 150 एयरपोर्ट है। कुल मिला के कहानी ये है कि देश में लगातार जो मोदी जी के शासनकाल में हमने ये बात साबित की है कि मोदी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। तो आज जब हम राजस्थान में चुनाव में जा रहे हैं तो जनता को देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है उसकी गारंटी में कितना दम है। 2018 में जब राजस्थान में चुनाव थे, राहुल गांधी राजस्थान में आए और बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़ी बड़ी सभाओं में उन्होंने 2 बड़ी घोषणाएं की थी। एक पहली घोषणा ये थी कि राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा हम 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। वो हर सभा में 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनते थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रत्येक बेरोजगार को 3500 रुपये भत्ता देंगे। आप ये देखिए, जो 10 दिन में पूरी होने वाली घोषणा थी, 1800 दिन हो गए, अब सरकार जाने वाली है। 25 तारीख को तो कांग्रेस सरकार के जाने की गारंटी है ही। क्या हुआ उन वादों का? दूसरी बात, किसी भी राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सुरक्षा, कानून व्यवस्था। पूरे देश में महिला अपराध में राजस्थान ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए महिलाओं के प्रति अपराध के। और राजस्थान की स्थिति आप ये मान के चलिए, बेटियां भट्टियों में फेंकी गई काट काट के, और राजस्थान सरकार बिल्कुल जिसे कहते हैं रोम जलता रहा, नीरो बांसुरी बजाता रहा, वो स्थिति रही। भ्रष्टाचार का आलम ये रहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही एक NHM भर्ती निकली राजस्थान में। आपको बताता हूं, आप देखिए उसमें 2500 लोगों को भर्ती, स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती करना था, इसमें 60% पैसा केंद्र की तरफ से आता था। उस भर्तियों के अंदर भी उन गरीबों से 1.5 लाख रुपए इंटरव्यू में पास करने के नाम को लेके। गोयल जी, ये बताइए कि क्या आप मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपका वहां कोई फेस नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 2 बातों में अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रही है। हमने जो पहले काम किया और पिछले 10 साल में हमने जो देश में डिलीवर किया। दूसरी बात, पिछले 5 साल में जो राजस्थान की जनता ने भुगता, राजस्थान में आप ये मान के चलिए नौजवान, किसान और महिला तीनों के साथ में जो हुआ, जैसे राहुल गांधी ने घोषणा की थी 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, उल्टा हुआ क्या? राजस्थान में 19,422 किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई। आप ये देखिए, हनुमानगढ़ के किसान ने अपना वीडियो बना के आत्महत्या की। उसने कहा कि राहुल गांधी मेरे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। राजस्थान के नौजवानों के साथ कितना बड़ा धोखा। आप ये देखिए, 19 पेपर लीक हुए और 70 लाख बच्चे जो उन पेपरों में बैठे। आप मुझे बताइए, क्या एक गरीब आदमी के बच्चे को, एक किसान के बच्चे को, एक रेडी पटरी पे मजदूरी करने वाले बच्चे को, कि घर वालों को ये देखने का अधिकार नहीं, सपना देखने का अधिकार नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कहीं आगे बढ़ेगा, अफसर बनेगा? जब वो बेचारा एग्जाम दे के आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक के साथ सबसे बड़ा देखिए कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा कि इसमें कोई अधिकारी संलिप्त नहीं है और कोई राजनेता सम्मिलित नहीं है। और इनका एक पूर्व मंत्री 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया इन्हीं की एजेंसियों ने, पेपर में पास कराने का नाम पे लेकर। जी गोयल साहब, अब मैं कांग्रेस से पूछ लूं, फिर आता हूं आपके दोबारा। अंशुल जी, 5 साल आप सरकार चला चुके हैं, फिर भी आपको बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान करना पड़ रहा है। क्यों वोट करे कांग्रेस जनता आपको? नहीं तो कांग्रेस की यह खासियत हमेशा रही है कि जो अगर वादे करते हैं, जो दावे करते हैं,
चुनाव के पहले या कभी भी हुक्मरानी के दौरान, तो उसको मुकम्मल करते हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये तो आप देख सकते हैं ऐसा हुआ। बल्कि आप राजस्थान की बात करेंगे तो अप्रत्याशित एक स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पर है 25 लाख की। उसमें मतलब 1500 प्रोसीडिंग्स उसके अंतर्गत आते हैं। बहुत लोगों को, लाखों लोगों का फायदा हुआ। मतलब 1,31,00,000 लोगों को इससे अभी तक फायदा हुआ। बहुत तकरीबन 1000 प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें इम्पैनल्ड हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये अप्रत्याशित है। यहाँ पर अर्बन मनरेगा हम लेके आए तो वो मुकम्मल की, वो जमीन पे लेके आए, ये हकीकत है, ये आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर आवंटन भी हो गया 1100 करोड़ का। यहाँ पर आप देखें जॉब कार्ड्स भी बट गए, लाखों जॉब कार्ड्स बट चुके हैं। अर्बन मनरेगा, क्योंकि बेरोजगारी एक समस्या है, वही केंद्र सरकार तो बिल्कुल विफल रही है ना बेरोजगारी में, बल्कि सारी उनकी नीतियों की वजह से ही बेरोजगारी है। एक तो आपने जो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद है, ये उसका तो सत्यानाश कर दिया। यहाँ की जो जो बर्बादी है, सरकार का कितना बड़ा हाथ है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्थव्यवस्था तो आप अच्छी तरह समझते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हुआ, जो बेरोजगारी का आलम है, जो उत्पाद शुल्क पेट्रोल और डीजल की वजह से जो महंगाई है, वो राहत देने के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स किए हैं। तो राज्य सरकार में जो किए हैं या कर्नाटक में किया है हमने, और ये भ्रष्टाचार सरकार को हटाने का हमारे वादा भी था, वो हट भी गई। भ्रष्टाचार की बात तो ये ना करें ना, बहुत कितने सारे नाम ले लूं, लेकिन मैं सकारात्मक बात करना चाहता हूं। कर्नाटक में हमने स्कीम्स के दावे किए, और जैसे ही हम आए, गृह लक्ष्मी स्कीम हुआ या कोई और बिजली देने की या कर्ज माफी की, वो हमने लागू की। छत्तीसगढ़ में न्याय स्कीम हम लेके आए, हम वादे किए बहुत सारे, हमने सब्सिडीज इनपुट दिए किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, सब वर्ग के लोगों को। और सबसे ज्यादा जो इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे खड़े होते हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके भाई लिए मेरा हमने दोनों schemes लोगों से बनाई। सवाल है, जब इतना काम किया है तो फिर इतने लुभावने ऑफर देने की क्या जरूरत है अंशुल जी? वही सवाल नहीं तो हाँ नहीं तो काम कभी रुकता थोड़ी है। आप काम तो हमेशा जारी रहता है ना। बहुत सारी समस्याएं हैं केंद्र की वजह से, बहुत सारी समस्या। महंगाई तो कम हुई नहीं ना। अगर आप सड़कों पे जाएंगे तो कितने सारे बेरोजगार लोगों से मिलेंगे, तो जो मायूस हैं, जो बेबस हैं, और जो कमर तोड़ महंगाई से जो परेशान है, उनको क्या बताएंगे कि हम G20 लेके आए, हम दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन रहे हैं? क्या उनको ये बताएंगे आप? अच्छा, तो महंगाई ना कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई। आप बेरोजगारी के आंकड़े देख लीजिए ना, कितनी विफल रही है सरकार। और ये जो सरकार में जो नरेंद्र मोदी साहब जो मेले कर रहे हैं, बेरोजगार मेले, तो ये तो कोई ऐसा है नहीं कि नई नौकरी का सृजन कर रहे हैं। वो जो पुरानी जो इतनी खाली पड़ी थी, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लैटरल एंट्री। रुकिए भाई, गोयल जी से भी यही सवाल है। हाँ, इतना काम किया सर आप लोगों ने, फिर भी इस तरह के ऑफर। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीबों के लिए, सवाल तो सुन लीजिए महाराज, कि गरीबों के लिए काम नहीं करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप लोग कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये बहुत स्वस्थ परंपरा दिख रही है क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो 5 साल के लिए आती है, लेकिन 4 साल 9 महीने तक वो जनता के लिए कुछ नहीं करती। आखिरी के 3 महीने में एक महंगाई राहत कैंप लगाती है, उसके बाद भी कहती है कि आप आइए, इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, और वहां धूप में लोगों को लाइन में लगाती है। सरकार जाने की तैयारी हो जाती है, फिर आप नई घोषणाओं का नया पिटारा लेके आ जाते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार राजस्थान में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, जैसे इन्होंने घोषणा करी कि साहब हम जितने भी बच्चे पास होंगे उनको सबको, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को सबको लैपटॉप देंगे। 2013 के अंदर ऑलरेडी अपने घोषणा पत्र में ये था उनके। अभी नीरज भाई, आप जयपुर के राजस्थान के पत्रकार बंधुओं से बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के सभी पत्रकार बंधुओं को भी लैपटॉप देने की घोषणा की थी। किसी एक को मिल गया हो तो मुझे बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा था कि हम सारे पत्रकार बंधुओं को और मीडिया वालों को प्लॉट देंगे, उसके लिए 10-10 हजार रुपए जमा करा लिए। इन्होंने उनके साथ में भी धोखा किया। मेरा मतलब कहने का ये है, भ्रष्टाचार की जो उन्होंने बात की है, मीडिया वालों को भी मिल रहा था क्या प्लॉट?
है। मीडिया वालों को भी दे रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घोषणा की, सब पत्रकार को 10-10 हजार रुपए जमा करवा लिए ओके। और वो योजना खटाई में पड़ गई, और सबको लैपटॉप देने का वादा किया, वो भी मामला खटाई में पड़ गया। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ये देखिए, इन्हीं सरकार के, इस कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ विधायक है भरत सिंह कुंदनपुर। भरत सिंह कुंदनपुर पहले मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को 50 से ज्यादा पत्र लिखे अपनी सरकार के मंत्री के बारे में जी। हमारा जो मंत्री है ये सबसे बड़ा भूमाफिया है, खनन माफिया है, चौथ वसूली करता है, अवैध माइनिंग करता है, खनन मंत्री के बारे में। और 50 पत्र लिखने के बाद में मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कान तो सिक्कों की खनक से बंद थे। फाइनली क्या हुआ, उन विधायक महोदय ने अपने सर का मुंडन कराया, अपने केस सारे के सारे मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दिए, पत्र लिखा कि आपने राजस्थान में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। जी गोयल साहब रुकिए एक मिनट। अभिजीत जी ये बताइए कि बड़ा कांटे का मुकाबला लोग कह रहे हैं, सोनिया जी को भी जाना पड़ा वहां पे, मैदान में उतरना पड़ा। नहीं देखिए, जो कांग्रेस आला कमान है अगर किसी राज्य में जाता है तो इसका ये मतलब नहीं, वो तो अगर आप सियासत में हैं तो एक तरह से अनिवार्य है कि आप राज्यों में जाएं, और इसलिए यहाँ पर तो आएंगे, नेता तो आएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कांटों का मुकाबला है। देखिए हमने बहुत सारी, देखिए ये आप तो उस पर तवज्जो दे ही नहीं रहे, जो अप्रत्याशित जो स्कीम्स हमने लागू किए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले कहा था, हमने दौरान हुक्मरानी के दौरान किए हैं, जब टर्म के बीच में हमने किए हैं, और हमने कहा था कि हम स्वास्थ्य बीमा लेके आएंगे। भाई ये तो गजब की एक स्कीम है ना, मैं तो देखते ही हैरान हो गया। यहाँ पर मैं कोटा में ही बैठा हूँ, मैं अभी इस वक्त कब लाई ये स्कीम आप? कब लाई ये यार सुनो ना अभिजीत जी, चिरंजीवी स्कीम कब आई आप? हाँ 1 साल हो गए। पहले क्यों नहीं लाए? 4 साल पहले क्यों नहीं लाए? नहीं तो हर वक्त, और उससे पहले हम अर्बन मनरेगा लाए, हमने कहा कि हम ओपीएस करेंगे, तो हमने उससे पहले वो किया। नहीं यही आरोप आप भाजपा के ऊपर लगाते हैं कि वो किसान सम्मान निधि और तरह तरह की योजना चुनाव के समय अनाउंस कर रहे हैं, तो वही आपके ऊपर भी चिपक रहा है। चुनाव के समय ये नहीं हुआ था। अगर आप सब समझते हैं कि हर वक्त एक चुनाव का समय होता है तो वो अलग बात है। और अगर आप ये सब देखिए, आप घोषणा जो भी कीजिए, आपको वो स्कीम्स अपनी मंजिल तक पहुंचाने हैं, और आवाम ये फैसला करेगी आप कितने सफल हुए। आखिर आवाम ये तो लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। फिर आवाम ये फैसला करती है ना कि हुकूमत कौन करेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जो स्कीम्स लेके आए, आवाम के पास लेके आए, उन्होंने कबूल किया, उन्होंने पसंद किया, और ये जरूरत थी ऐसी। ऐसा नहीं कि हम ये बहुत सारे विकृत शब्द, रेवड़ी जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जन कल्याण को ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री का ये खुद एक शब्द था, लेकिन ये विकृत एक बिल्कुल जन कल्याण को आप कहते हैं। और पैसा कहां से आएगा इतना बांटने के लिए अंशुल जी? पैसा कहां से आएगा राज्य सरकार के पास? वही बता, तो अगर आपकी वृद्धि, आपका थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रहा है अंशुल जी। कोई भी पैसा कहां से आएगा? FY 22-23 में राजस्थान के ऊपर कर्ज मालूम कितना सर आपको? 5,37,000 करोड़। इससे ठीक 1 साल पहले था 4,58,000 करोड़। लगभग 90,000 करोड़ बढ़ा लिया आपने। अब ऊपर से और सारी स्कीम आ रही। रुकिए दोनों लोग, आप ये चैलेंज आपके लिए भी गोयल जी, ये स्कीम तो योजना कर रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? नीरज भाई मैं आपको बताऊं, हाँ बताइए। 2018 में राजस्थान पे कर्जा था 3 लाख करोड़ रुपए का, और पिछले 5 सालों में बढ़ के 5,37,000 करोड़ रुपए हो गया। और कांग्रेस सरकार ने जो आखिरी के 3 महीने में जिस तरह की घोषणाएं की और उनको लागू करने का प्रयास। आप बताओ, ये जो इतनी स्कीम आपने जो घोषित की है आज, इसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, इसका पैसा? देखिए निश्चित रूप से 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी स्टेट के अंदर रेवेन्यू के कई मॉडल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा है इन्वेस्टमेंट का मॉडल, और इन्वेस्टमेंट का मॉडल वहां सक्सेस होता है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। आप ये देखिए पिछले 5 साल में राजस्थान गैंग वॉर का, अरे घुमाओ मत सर आपको। मैं अपनी बात पूरी कर दूं एक बार नीरज भाई। नहीं रेवेन्यू स्कीम बताओ ना आप। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब कहीं भी प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश का मॉडल लीजिए, आज के 8-9 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, अब वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार के अवसरों की वृद्धि होगी। जिस स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ताक पे रख दी जाए और सरकार के सारे मंत्री, सरकार के विधायक सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा?
और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो रोजगार कैसे अवसर? अरे सर सुनो ना, गोयल साहब रुको ना। यूपी में भी 7,10,000 करोड़ का डेट है, पहले 656 था, वहाँ भी बढ़ा लिया आपने। ये सब में आंकड़े ताजे एकदम गर्मा गर्म आए हैं 2 दिन पहले आरबीआई की तरफ से। मैं नीरज भाई आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। सहमत हो ही नहीं सकते, डेटा है ये तो। आप एक बात समझिए, हाँ। एक तो होता है कि आप अगर मान लीजिए कोई बड़ी, आप तो बहुत ज्यादा आर्थिक विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे दिन हम आपको सुनते हैं। आप ये बताइए कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए लोन लेना अपने आप में ठीक है, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी भी देखी जाती है, आगे वो व्यक्ति का क्या। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लोन बढ़ता राजस्थान के अंदर, मैं वही कह रहा हूँ। गोयल साहब रुकिए ना, अभी आप रुकिए, अंशुल जी रुकिए, मेहमानों के पास दूसरे भी चलते हैं। कि लोन लेना बुरा नहीं है, लोन कैसे रीपे करेंगे ये होता। आप रेवेन्यू स्ट्रीम, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, शराब पे टैक्स बढ़ाएंगे क्या, पेट्रोल डीजल पे वैट बढ़ाएंगे क्या, कैसे पैसा आएगा कहाँ से, रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ से आएगी? सरकार का रेवेन्यू यहीं से आता है। आप घोषणा किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, आप अभी दोबारा सेकंड राउंड में सोचिए, तब तक आप दोनों लोग सोचिए, महत्वपूर्ण सवाल है। सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, क्या माहौल है राजस्थान का कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के बीच में, कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जो आपने शब्द इजाद किया है, हाँ। पॉलिटिक्स तो कॉम्पिटिटिव बराबर से रही है। हाँ। ये कंपटीशन है इस चीज में हाँ। कि कौन कितना जो है वोटर से लेन देन करता है, घोषणाएं करता है। कोई लोग इसे फ्रीबी कहते हैं, कोई लोग अधिकारिता कहते हैं, कोई लोग सोशल एम्पावरमेंट, ये एम्पावरमेंट कहते हैं। ये अलग अलग उसका डेफिनेशन है, इसमें कंपटीशन है। और ये जो दोनों महानुभाव दोनों पार्टियों के बैठे हुए हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता है कि रेवेन्यू कहां से आएगा और कैसे आएगा। दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। कर्जे की बात आपने की तो असहमत तो नहीं हुए वो भाजपा के जो प्रवक्ता है। बात ये है कि चुनावों के ऐन मौके पर गैस सिलेंडर वो 50 रुपया कम, उनसे कम, फिर ये मकान, दुकान, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, फलाना ठिकाना, पता नहीं, अब तो एफडी भी दिया जाएगा हमको लगता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वोट लेना है। कोई किसी को चिंता इस बात की नहीं है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट कैसे होगा, ये क्या होगा। सर जीत कौन रहा है सतीश जी? हाल ही में तो हम लोगों ने सुना ना, फ्रीबी के शब्द पर ही बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए, फ्रीबी के नाम। अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि ये लोग दोनों लोग देते हैं क्या नहीं देते हैं। अगर दोनों से ही मौजूदा आर्थिक नीतियों के बीच अगर जो गरीब जनता का कुछ भला हो जाता है, उसकी महंगाई कुछ कम हो जाती है, बेरोजगारी का एक कॉम्पनसेशन मिल जाता है, किसानों के घर में कुछ आ जाता है, तो मैं तो खुश हूं भाई। उसको आप फ्रीबी बोले चाहे जो बोले, लेकिन उसके लिए मॉडल देना पड़ेगा। सतीश जी ठीक, अभी ये बताइए माहौल किसका है, कौन जीत रहा है, कौन भारी पड़ रहा है कांटे के मुकाबले में? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मुकाबले में सबसे बड़ी बात ये है, मैं क्या जानूं कौन जनता कैसे किसको कैसे जनता को कौन चीजों से रिझ रही है जनता, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि राजस्थान के चुनाव का एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि जहां हर बार सरकार बदल जाती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव फाइट कर रही है, वहां पर एक सत्ता को बचाने की कोशिश कर रही है। और वो इसमें भी कि जबकि 2 फाड़ थे उस पार्टी के अंदर, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि भाजपा कोई नेता नहीं दे पाई है। भाजपा वसुंधरा जी को बाद में लाई है, भाजपा में भी कई खेमे, और मेरा ये भी मानना है कि भाजपा अगर कंसोलिडेटेड चुनाव प्रचार करती, एक अपना कैंपेन चलाती, तो एक तरफा जीत हो सकती थी। लेकिन अभी भी मेरा मानना, चूंकि आपने डायरेक्ट पूछा है तो मैं डायरेक्ट ही बोलूंगा, ये 50-50% चुनाव है, 50-50% चुनाव है। लेकिन मेरा अंदर से मुझे ये लगता है, चूंकि मैनेजमेंट फलाना ठिकाना सब में भाजपा ज्यादा अच्छी है, तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी को थोड़ा एज रहे। मतलब 51-49 कर दिया आपने संजय जी? पता नहीं, मैं बहुत, अरे आपने एज किया तो 1% बढ़ाना पड़ेगा। नहीं हूँ, मैंने आपसे ये कहा ना, इस चुनाव की सबसे खासियत ये है कि एक सत्ता वाली पार्टी को जो सरकार में है, उसके को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस जैसी पार्टी। नहीं, वो तो आपने कह दिया, लेकिन आपने ये कहा कि कांटे की लड़ाई है, लेकिन थोड़ा सा एज है इनको, तो मैंने 1% कर दिया। मैं मानता हूँ है, क्योंकि तो अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, 51-49 आप कह रहे हैं 51-49,
कम कहाँ वो गए आप हैं? स्टैटिस्टिक्स वाले हैं, आप बिजनेस चैनल के हैं, आप दे दीजिए जो देना है। सर हम लोग उसको ना डिजिटाइज कर देते। संजय जी क्या माहौल है राजस्थान में, कौन भारी पड़ रहा है? देखिए सतीश जी कॉलेज के जमाने से हमारे मित्र हैं, तो उनकी बात को फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ट्रेडिशनली क्या है कि अगर आप देखेंगे राजस्थान का रिजल्ट, तो जब भी बीजेपी जीती है वो चुनाव एक तरफा गया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में जीती है और हारी है, तो आप देखेंगे वो कांटे का टक्कर है। जो 49 और 51 वाली बात आप कर रहे हैं, जिस समय कांग्रेस जीती उस समय 49-51 वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि मेरा एक अनुभव है कि किसी भी चुनाव में लोग धीरे धीरे एक लॉ एंड ऑर्डर काफी बड़ी चीज होती है, जो ओवर द इयर्स एक सरकार के बारे में एक ओपिनियन लोगों का फॉर्म करता है, जो ग्राउंड पे रियलिटीज होती है उससे। तो इस मामले में गहलोत सरकार की बहुत बड़ी एक चूक रही है। लगातार आप देख लें किसी भी सिचुएशन का, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो बाकी तरह के क्राइम हो, हीनियस क्राइम हो, उस अगर पैरामीटर्स पे आप नापेंगे तो वहां पे बहुत बड़ी एक खामी रही है गहलोत सरकार की, जिसका हो सकता है खामियाजा उनको भुगतना। बच गई बात, देखिए वोटर के, तो इस समय वहां पे जो है जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं उसमें तो बल्ले बल्ले। उसमें दो एक सिचुएशन है। अंशुल अभिजीत जी कुछ बात कर रहे थे, उसका छोटा सा एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपने कहा कि हमने घोषणाएं करी और हमने सारी घोषणाएं वो पूरी कर दी। अब ये अलग अलग स्टेट में डिबेट का इशू। हिमाचल में घोषणा, एक दो घोषणा पूरी करने के बाद वहां डीजल और पेट्रोल के वैट बढ़ा दिए। बाकी जो बाहर की गाड़ियां जा रही हैं उसकी एंट्री पे वो, मतलब जैसा हमने पढ़ा कि उसको जो कमर्शियल व्हीकल है जो टूरिस्ट लेकर के जाते हैं, उससे पर डे के हिसाब से किसी और तरह का एक लेवी लगाने का, एक टोल लगाने का एक प्रोसेस आ गया। कर्नाटक में कुछ घोषणाएं पूरे करने में, मतलब वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं उस चीज को कहने में कि भाई हम साल भर सारी चीजों को भूल जाओ, किसी भी डेवलपमेंटल काम को भूल जाओ, बाकी किसी भी चीज को भूल जाओ, क्योंकि हमें ये प्रॉमिसेस पूरे करने के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं। अभी प्रॉमिसेस पूरी भी नहीं हो, 2-4 जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस पूरे करने का सिलसिला शुरू किया। मूल ये है कि किसी भी राज्य का वो जो है बजट, जिसको एक समय में एक प्रपोजल ये आया था कि इसी के माध्यम से वो बताएं कि कहाँ से आए, क्योंकि देखिए ओपीएस जैसी चीज को उपलब्धि माना जाता है कि हमने ओपीएस लागू कर दिया, तो क्या समाज के बाकी लोग जो नौकरी करते हैं वो किसी भी तरह के पेंशन के हकदार नहीं है? सरकारी नौकरी को एक समय में सेवा सर्विस कहा जाता था, इसलिए आप उनके मतलब लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ उनको आप कंपनसेट करते हैं, जिन मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह का देते हैं। बहरहाल उसको भी आप छोड़ दीजिए। एक और चीज जो निकल करके आती है हर मुद्दे में, जैसे पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह की चीज को आप किसी भी इलेक्शन में कहीं जाकर के आप चिपका दे सकते हैं। मेरे ख्याल से बेरोजगारी जो चीज है, महंगाई का केंद्र और राज्य का काफी कुछ मिला जुला हुआ है। पर्टिकुलरली आपका जैसे मान लीजिए कि वैट एक चीज है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जीएसटी की बात करी पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो वैट लगता है। मतलब जीएसटी तो इन पर लगता ही नहीं। जीएसटी अगर लगता होता तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम होते मेरे हिसाब से, जितना कि उसमें इसलिए कोई स्टेट नहीं चाहती कि वो पेट्रोल डीजल जीएसटी में जाए। राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में अगर आप रेट तुलना कर ले तो कोई उन्होंने कम नहीं किया, या बहुत सारे स्टेट्स ने, कई स्टेट ने जिस समय एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने कम करी थी, बहुत सारे स्टेट ने कम नहीं किया। उसमें राजस्थान भी एक स्टेट है जहाँ मेरे ख्याल में पेट्रोल डीजल के दाम। जी सर। संजय जी, ये मुझे ध्यान है हिमाचल प्रदेश के चुनाव के तत्काल बाद वैट बढ़ाया गया था। ये सभी मजबूरी है सर, ये सच्चाई है, इससे कोई मुंह थोड़ी मोड़ सकता है। आपको ये सब फ्री बांटना है तो पैसा कहीं से लाना पड़ेगा। मैं वही चीज़ भी पूछ रहा था, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, तो फिर इधर वैट बढ़ेगा, उधर वैट बढ़ेगा, अंत में क्या लिकर में और एक्साइज बढ़ाओ 500% कर, तो यही सब करना पड़ेगा, क्योंकि कोई रेवेन्यू स्ट्रीम बनाई तो है नहीं कि रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है चलो खूब बांटें। सज्जन कुमार जी, आप मन पढ़ पाए क्या राजस्थान के मतदाताओं का? ये वैसे ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बहुत सार्वकालिक है। ये किसी भी चुनाव में आप कहिए तो ऐसा तो कोई काल नहीं रहा है इतिहास का कि जब महंगाई एकदम खत्म हो गई हो, बेरोजगारी एकदम खत्म हो। मन क्या है राजस्थान के लोगों का?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक परिवर्तन जरूर है कि पहले जो होता था कि राजस्थान को प्रेडिक्ट करना आसान होता कि हर 5 साल पे पलटेगी, इस बार ये फंस गया है। और फंसा किसके कारण है? इसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान बहुत कम है। इसमें एक चेहरे अशोक गहलोत का व्यक्तिगत योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप अशोक गहलोत को हटा दें तो आप देखेंगे कि वहां पे हमने जब कहा कि भाई आप उनकी जगह सचिन पायलट को ला दें या किसी और को आप चेहरा बना दें, तो सीधा उसमें मेजॉरिटी जो वोटर्स हैं उनका सीधा कहना है कि नहीं भाई गहलोत। अब गहलोत आपकी वहां पे जो थोड़ी बहुत पकड़ बनी है वो कहाँ बनी? आप देखिए, बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। उसमें आपके अपर कास्ट ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, बनिया हो गए, सिंधी हो गए और तमाम कुछ ओबीसी की जातियां हैं थोड़ी बहुत। कांग्रेस का जो कोर वोटर है दलित है, मीणा और गुजर दोनों है, उनका बड़ा हिस्सा सचिन पायलट से नाराजगी के बावजूद। उसके बाद मुस्लिम है, ये आपका आ जाता है कांग्रेस का कोर वोटर। तो बचता है ओबीसी और आदिवासी समाज। अब आदिवासी समाज आपका ज्यादा मेवाड़ रीजन में है, जो डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह वाला, उसमें भील ट्राइब्स ठीक ठाक संख्या में है। उसमें मीणा तो है ही है, लेकिन जो गैर मीणा आदिवासी है इनके बीच में जब हमने देखा तो देखा कि ये जो स्विंग वोटर हर 5 साल पे नाराज रहता था क्योंकि सरकारें वादा ज्यादा करती हैं, डिलीवर कम करती हैं। इस बार जो बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे जो लाभार्थी वर्ग का लाभ लेती आ रही है, लोकसभा में ज्यादा विधान, राजस्थान में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत साहब, बाकी जगह शिवराज सिंह चौहान वगैरह 6 महीने पहले शुरू करते हैं, इन्होंने साल भर पहले शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा इनको स्विंग वोटर में फायदा है। अब सवाल है फायदा होने का मतलब क्या वो जीत रही है? बिल्कुल नहीं। कारण ये है कि नहीं जीतने का कारण क्लियरली इसलिए नहीं है कि आप देखिए कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है जब वो दोबारा रिटेन करने की कोशिश करती है वो कम रहता है। बीजेपी हार के भी 70 से 80 के बीच में जाती है, कांग्रेस जीतते जीतते भी 100 के करीब पहुंचती है। लेकिन हो क्या गया है कि इस बार स्विंग वोटर ओबीसी और आदिवासियों में थोड़ा ज्यादा कांग्रेस के पास है, और जो दलित वोट में जो बीएसपी जो हर बार थोड़ा बहुत वोट काट लेती थी वो इस बार बीएसपी के कमजोर के कारण वो भी आ गया है। तो इसमें ये तो दो स्थिति हो गई। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज की स्थिति में कोई ये कहे कि एक पार्टी को बहुमत मिल रहा है, राजस्थान में दोनों पार्टियां अभी की तारीख में देख लीजिए 30 सीट के करीब ऐसी हैं जहां पे स्विंग है और बगावती तेवर हैं। तो दोनों पार्टियां अभी 80 से 95 के बीच में अपना मैक्सिमम इंटरनल उनका अपना फीडबैक है, बेस्ट परफॉर्मेंस वो जरूर बढ़ा के दे रहे हैं। तो इस बार एक स्थिति ये भी आ सकती है कि आप देखिए जो खासकर मारवाड़ रीजन है उसमें जो स्थानीय पार्टी है आरएलपी हनुमान बेनीवाल की, उनको कुछ सीटें आएंगी। आप डूंगरपुर में जाएं, भील आदिवासी पार्टी को 1-2 सीटें आएंगी, एक आध इधर उधर इंडिपेंडेंट तो भी क्या आ जाएंगे। खिचड़ी बन रही क्या? बिल्कुल ये हो सकता है। इसको आप कोई बीजेपी कह रही है कि वो 120 से 25 जीत रहे हैं, लेकिन हमें तो वैसी स्थिति नहीं देख रहे। कारण है कि जो पुराने आकलन बताए जा रहे हैं कि बीजेपी 120-25 जीतती है ज्यादा, आप याद रखें उसमें नेतृत्व की क्लैरिटी थी, उसमें कैंडिडेट को लेके बहुत ज्यादा विवाद। तो समझौता हो गया ना भाई। गोयल जी कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? अमित जी। हाँ नीरज भाई बताइए, कितनी सीटें जीत रहे हैं राजस्थान में आप? देखिए मैं आपको 2 बातें बता दूं। ये स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, अभी एक पैनलिस्ट हमारे मित्र ने कहा कि जब 2003 में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप ये देखिए चुनाव लड़ा, उनकी कितनी सीटें आई? आप देखिए गहलोत साहब पहली बार में लाए 56 सीट, अगली बार में वो रह गए 21 सीटें। और इस बार जनता जो कह रही है वो अलग बात है, हम जो कह रहे हैं वो अलग बात है। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री और कांग्रेस की एक विधायक, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार का शासन चल रहा है उस हिसाब से एक फॉर्च्यूनर लायक लोग ही हम जीतेंगे। ये तो कांग्रेस के नेताओं के अधिकृत बयान नहीं आपका, चूंकि गोयल जी पिछली बार वसुंधरा जी फोर फ्रंट पे थी, इस बार नहीं है। हालांकि अब पैचअप हो गया, ऐसी खबरें हम लोगों को मिलती हैं। देखिए इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का एक भी बयान ऐसा बता दीजिए जिसमें आपको लगे कि हमारे बीच मतभेद है या मनभेद है। हम कलेक्टिव लीडरशिप में सब मिलकर काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए, आपने एक रेवेन्यू मॉडल की बात की थी, हो सकता है आपने स्विप किया होगा क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल है, पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान के अंदर कि सरकारी दफ्तर में एक बंद अलमारी के अंदर करोड़ों रुपए नगद और करोड़ों रुपए का सोना मिला। और जो जो भ्रष्टाचार में अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, जिन पे ईडी रेड मार रही है मान लीजिए आप, तो वहां पर सोने की बरसात हो रही है। तो कुल मिला के तो जो भ्रष्टाचार का मॉडल है 20-30-40% की कटिंग कांग्रेस सरकार में जो होती है,
एक तो ये निश्चित रूप से बंद होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई एक पैनलिस्ट द्वारा, राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर पहली बार इतना खराब है कि राहुल, मतलब ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो सख्ती हुई या हरियाणा में जो सख्ती हुई या मध्य प्रदेश में सख्ती हुई, उन्होंने राजस्थान को अपनी शरण स्थली बना लिया। मतलब ऐसे कांड हुए कि 3 घंटे पहले किसी को धमकी मिली है कि भाई इतने पैसे फिरौती के दो, उसने मना किया, 3 घंटे बाद उसके यहाँ फायरिंग हो गई जी। तो कुल मिला के राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया। तो जब लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है, व्यापारी को सुरक्षा नहीं होती, उद्योगपति को सुरक्षा नहीं होती, इन्वेस्टमेंट नहीं आता, रोजगार नहीं। जी गोयल साहब छोटे रखते हैं। अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, एक कांग्रेस के बारे में एक बड़ी चर्चा होती है, चिंता ये होती है एनालिस्टों के बीच में कि एक तो आपके यहाँ गुटबाजी है ना, और एक ये भी लोग कहते हैं कि गहलोत जी तो बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन संगठन उनके साथ उतनी ताकत से नहीं खड़ा है। अब वो आपसी मतभेद हो सकते हैं, सचिन जी का क्या है, वो आपके यहाँ भी सब लगता है कि एक हो गए हैं, जैसे इनके यहाँ सब एक हो गए। क्या ये एक समस्या है क्या आपके यहाँ? नहीं, कोई समस्या नहीं है। राज्य में हमारा संगठन बिल्कुल सुदृढ़ है, बिल्कुल मजबूत है और निश्चित ये चुनाव जीतेगा, क्योंकि एक लोकप्रिय सरकार हमने बनाई। हमने जितने भी वादे किए बीच में वो मुकम्मल भी किए। आपने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया था, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये जो योजनाएं होती हैं इसका पैसा कौन देगा, ये बहुत एक बुनियादी सवाल है। देखिए, जो भी केंद्र सरकार होती है जन कल्याण के लिए, पैसा कहाँ से आता है? पैसा वहाँ से आता है जब आपका जीडीपी में वृद्धि होती है। जैसे यूपीए में जीडीपी का औसत थी 8%, तो वहाँ से जन कल्याण योजनाएं की हमने, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। हमने ऐसा नहीं किया कि गरीबों से पैसा लेके, उनकी जेब में हाथ डाल के, उन्हीं से पैसा लेके और फिर कहा कि हम जन कल्याण कर रहे हैं और बड़ा बड़ा एहसान किया। आपने यहाँ पर उत्पाद शुल्क बढ़ा के, पेट्रोल के, न बेरोजगारी की योजनाएं आपने ना करके, आपकी सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर फेल करके, तो आपका वृद्धि दर इतना विकृत हो जाएगा, तो आपके पास पूंजी होगी कैसे? तभी तो आप लोगों से लेंगे ना। हम और राजस्थान का वृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद राज्य का, उसमें 16% वहां पर बढ़ोतरी हुई है। इकोनॉमिक्स को आप जो है ना एकदम ऐसा हमको पढ़ा रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इतना लोन बढ़ा लिया आपने, आप कह रहे हैं कि बहुत विकास दर 16% की है, लोन बढ़ा के हो रही है क्या? केंद्र में जो आप आरोप लगा रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमने जो पैसा इकट्ठा किया पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा टैक्स ले करके, जब $20 था तब भी नहीं कम किया था, तो हमने घर बनाए, टॉयलेट बनाए, सम्मान निधि दी, उज्ज्वला बांटी, यही तो सब वो भी कर रहे थे। तो फिर आलोचना किस बात की कर रहे हैं? ये कौन सा जन कल्याण हुआ? अच्छा, किसी को घर बना के देना वृद्धि दर ये जन कल्याण नहीं है। आप जो कर रहे हैं फ्री में 400 रुपए सिलेंडर बांटेंगे वो जन कल्याण है। ये उज्ज्वला दे तो वो जन कल्याण नहीं है। ये घर बना तो जन कल्याण नहीं है। आप ओआरओपी लेके, ओल्ड पेंशन लेके तो जन कल्याण है। वो ओल्ड पेंशन का पैसा कहाँ से आएगा बताइए? मैं बताता हूं, अगर आप गरीबों से पैसा लेके आप यही एहसान जताएंगे कि हम उनको वापस दे रहे हैं, वो भी मिल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो आप तो मतलब राजस्थान में अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों को बांटेंगे, आप रॉबिनहुड सरकार चलाएंगे वहाँ पे, ऐसा बता रहे हैं? दर बढ़ के, अरे भाई, जब जीडीपी बढ़ता है, जब मुल्क एक आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तब जन कल्याण संपूर्ण रूप से हो सकता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको नहीं कुछ समझा रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स चैनल है, इसलिए मैं ज्यादातर बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमारी सरकार, आपने गुटबाजी की बात की, मुद्दे पे आता हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, बातें होती हैं, वक्तव्य होते हैं, यहाँ पर हम मिलजुल कर लड़ रहे हैं चुनाव और जीतेंगे। और अब बहुत जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सर, आप भी जीतेंगे, मैं भी जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, अरे मैं कहूंगा अंत में ये कहूंगा, आवाम ये तय करती है, हम आवाम पे छोड़ देते हैं। अगर विश्वास होगा तो हम जरूर जीतेंगे। नहीं, ये तो बात है, जिस पर आवाम विश्वास करेगा और जो आवाम के मन को पढ़ लेगा, उस पे आप तो कोई दो राय नहीं हो सकती। नहीं, इस पे तो हमको क्या, किसी को, पूरे पैनल में किसी को दो राय नहीं कि आम जनता जो चाहिए वही चीज जीतेगा, इसमें कौन सी दो राय हो सकती है सर? तो प्रचंड बहुमत और ये सब जो मजाक है, ये तब भाजपा के लिए तो मतलब आप क्या बिल्कुल मार्जिन पे जीतेंगे क्या, कि बहुमत से एक ज्यादा लेके आऊंगा मैं? अरे भैया, फिर आप आ गए यार, ये क्या भाई, प्रचंड बहुमत देगी, बहुमत से बहुत ज्यादा मैं जीतूंगा, इसमें क्या बुराई है? अब आप पार्टी होकर के दावा करें मैं सिर्फ मार्जिन पे जीतूंगा तो अलग बात है। छोटे सा अंशुल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के तुरंत आते हैं और हम आज बातचीत कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है, क्योंकि अब उसके भी मतदान की घड़ी करीब आ रही है।
अगले हफ्ते वहाँ पे भी होगा। तो वहाँ क्या माहौल है, मूड है, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी ये बताइए कि दोनों ही दलों ने खुल के ये बात नहीं रखी कि उनका फेस कौन होगा, असमंजस की स्थिति रखी है, कुछ इसका असर होगा क्या? तो इसमें तो फिर भाजपा कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ दिन पहले तक तो यही लग रहा था कि अशोक गहलोत बना प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री मोदी बना अशोक गहलोत का राजस्थान में चुनाव है। आप इससे इनकार मत कीजिए, क्योंकि भाजपा में एक मतलब स्थिति रही है कि उन्होंने एक सामूहिक नेतृत्व को और कमल के चेहरे को आगे रखा है, और ये रणनीति रही है कि भाई सब लोग अपना अपना क्षेत्र से दबदबे से जीत के आए और उसको खुला छोड़ रखे और व्हिप केंद्र को डिसाइड करे। इसका खामियाजा मुझे लगता है भाजपा को ज्यादा होगा अगर एक चेहरा नहीं है, क्योंकि बराबर अमूमन भाजपा का चेहरा रहता रहा। कांग्रेस में एक पॉजिटिव इनके साथ ये है कि भले ही अंदर में इनके यहाँ बहुत बगावत हो, बहुत सारे एमएलए ने काम नहीं किया, उनके कुछ टिकट काट नहीं पाए, वो सब अशोक गहलोत के खिलाफ जा सकता है। लेकिन अच्छी बात उनके यहाँ यह क्या है कि सामने कम से कम दिखने के लिए तो एक मंच पर राहुल गांधी के साथ बाएं और दाहिने अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो दिख रहे हैं। तो ये है, एक अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, वो क्या नाम उनका, सज्जन जी है शायद, जो सज्जन कुमार सिंह, तो उनकी बातों में मुझे बहुत दम नजर आया कि वो ग्राउंड के आदमी है। वो एक ऐसी स्थिति है, इसलिए ना ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट चुनाव भी है, और चेहरे का बहुत सारे फैक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एक साथ काम करेगा। और एक बात अंतिम ये कहना चाहता हूँ, जो आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि इस बार का राजस्थान का चुनाव जो है अशोक गहलोत और वसुंधरा तय करेंगी, और ये तय राजस्थान की धरती नहीं, हो सकता है कि गोवा की धरती पे हो। गोवा की धरती पर हो सर, ये क्या, इसका क्या मतलब है? वो समझ गए होंगे राजनीति वाले। अरे हमको समझाइए सर, हमारे दर्शकों को समझाइए सर, गोवा में तय होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अरे सज्जन कुमार जी, देखिए सतीश जी ने क्या बोल दिया, राज बदलेगा कि रिवाज? देखिए रिवाज तो बदल ही रहा है, राज बदलेगा नहीं बदलेगा इस पे थोड़ी अभी संदेह है, लेकिन रिवाज जरूर बदलेगा, और रिवाज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत बदलेगा। लेकिन एक चीज इसमें देखिए, इस चुनाव में बीजेपी के साथ एक समस्या जो है इधर आप देखेंगे 2-3 साल में आई है, वो ये है कि चूंकि संगठन इनका मजबूत है, तो आप देखेंगे राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी के नाम पे बिल्कुल कोई विवाद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एक पैटर्न परिपाटी आई है कर्नाटका चुनाव में, हिमाचल में जो लोकप्रिय चेहरे हैं उससे संगठन को थोड़ी बहुत दिक्कत है। अब वहां पे आपको वसुंधरा जी से दिक्कत है, येदियुरप्पा जी से वहां पे दिक्कत था, हिमाचल में बदल देते आप, अनुराग ठाकुर को प्रोजेक्ट करते तो फायदा होता, आपने नहीं बदला, तो कुछ इस तरीके की है। तो जो वो कहते हैं ना ओपीडी ट्रीटमेंट जब करने का टाइम था उस समय आपने ढिलाई रखी, उस समय बिल्कुल छोड़ दिया। अब जब केस बिगड़ जाता है, संगठन की ताकत है, तो आईसीयू ट्रीटमेंट जो है वो बीजेपी उसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, चूंकि संगठन का ताकत है, और राजस्थान में ये कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादा अच्छा से किया। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आज आखिर अंत में आपको वसुंधरा जी के साथ पैचअप करना पड़ा, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को टिकट देनी पड़ी, और अंत में जो है वसुंधरा जी से आपको कहीं ना कहीं उनका सहयोग लेना पड़ेगा। कल के तारीख में जब ये स्थिति आती है कि मान लीजिए सरकार में किसी थोड़ा इधर उधर से लेके सरकार बनाने की स्थिति पड़े, तो आप ये बताएं संगठन का कितना भी ताकत हो, और निश्चित तौर पे अगर क्लोज होता है तो बीजेपी को थोड़ा ज्यादा, हर कोई समझ रहा है, फायदा होता है सांगठनिक ताकत के कारण। लेकिन चेहरा कौन है आपका? वो वसुंधरा जी ही सरकार बना सकती हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौर हो, या तमाम ओम बिरला जी हो, बड़े बड़े नेता राजस्थान से, अर्जुन मेघवाल जी हो। अब बताइए अर्जुन मेघवाल जी क्या ये दावा कर सकते हैं कि वहां पे जो दलित समाज का है, मेघवाल समाज का, उसका ज्यादा वोट बीजेपी को पड़े? हमें तो दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ ग्रांट की। वो क्या रहा है कि ये चुनाव, सज्जन जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने रखी, और इस पे एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। जिस दल में सेकंड लेयर में स्टेट लेवल पे कई सारे नेता हो जाते हैं ना, वहां सरपटौवल होती है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सेकंड लेयर बनी नहीं तो वहां कोई सरपटौवल है नहीं। आप देखिए कांग्रेस में, कर्नाटक में क्या हुआ था, सीएम तय करने में नाको चने चबाने पड़े थे। अब इससे एक्चुअली इनकार नहीं कर सकते, वो एक हफ्ते तक हम यही रोज शो करते थे, कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा सीएम। फाइनली उन्होंने सेटल किया। तो जहां पे भी राज्य स्तर पे इस तरह के 2-4 नेता होंगे, वहां ये झंझट होगा ही होगा।
नहीं नीरज जी, इसमें एक थोड़ा सा इसमें एक और बात है कि जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसका रेजोनेंस भी तो होना चाहिए। बाकी जितने भी नेता हैं वो किसी किसी खास क्षेत्र के नेता हैं। वसुंधरा जी से तुलना आप तब कीजिए, और मैं वसुंधरा जी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, एक स्ट्रक्चरल बात बता रहा हूं। जब कोई दूसरा नेता भी पूरे राजस्थान के प्रदेश स्तर पे उसी प्रभाव के अपने होने का दावा करे, वैसा तो कुछ है नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर वसुंधरा जी को हटाना था तो आपको 1-2 साल पहले क्लियर कर देना था, अगर रखना था तो 1 साल पहले उनको छूट देनी थी। तो सवाल ये होता है कि संगठन जब इतनी ताकत रखता है तो थोड़ा जो पॉपुलर नेतृत्व है, जो बिल्कुल सांगठनिक ढांचे में फिट नहीं बैठता, पॉपुलर है तो थोड़ा तो वो ऑटोनॉमी लेगा ही लेगा, उसको थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व थोड़ा कमजोर है, तो इससे जो उनके क्षेत्रीय नेतृत्व है उनको ये फायदा मिलता है। अशोक गहलोत साहब को देखिए, तमाम दरकिनारी करके भी, सचिन पायलट जी के मामले में सब कुछ करके अंत में उन्होंने अपना एक जगह बनाया और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रिकंसाइल कर गया है। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी में नेशनल चुनाव में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रदेश चुनावों में एक परिपाटी आ पड़ी है। अब येदुरप्पा जी को आप हटाए, बताइए दूसरा कौन नेता था जो पूरे कर्नाटका में और एक बड़े समाज में उतना तो प्रभाव रखता हो? क्यों? सज्जन कुमार जी, येदुरप्पा जी, हम लोग अपने बिजनेस के लेवल में कह रहे थे पीक आउट हो रहे थे, बना पाए क्या कुछ कभी अपने दम पे कुछ खास? वो एक जगह जाके पीक हो गए थे। अब उनका रिटायरमेंट तय था, वो कैसे पार्टी करती है, कैसे वो उनका अपना सब, तो बिना अल्टरनेटिव के आप रिटायर नहीं करवाएंगे ना, भले ही ये गलती है उनकी कि आप अल्टरनेटिव तैयार करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव नहीं तैयार कर पाए। लेकिन उनको लगा कि अब इससे ज्यादा मुश्किल हो रही है तो उन्होंने डिस्काउंटिंग कर ली कि चलो ठीक है। अभी जैसे राजस्थान में क्या हुआ था शुरुआत में, वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया गया, ये इस कीमत पर कि हार भी जाए तो चलेगा, लेकिन इनको नहीं रखेंगे सामने। अब बाद में जो परिस्थितियां बदली, चलो थोड़ा पैचअप किया, लेकिन अभी भी संशय है। मैं अभी एक सवाल पूछूंगा गोयल जी से, लेकिन संजय से संजय जी, क्या ये दोनों दलों के बीच में ऐसा नहीं है कि अभी अंशुल जी यही घोषणा कर दें कि चुनाव जीतने के बाद गहलोत जी ही सीएम होंगे? क्या अभी देखें वो जवाब देंगे कि राजस्थान के चुने हुए विधायक तय करेंगे? थोड़ी आपकी जी संजय जी, थोड़ी आपकी आवाज ब्रेक करके आ रही थी तो मैं पूरा सवाल नहीं समझ सका। लेकिन एक चीज है कि अगर देखिए बार बार अगर ये कहा जाए कि वसुंधरा जी नेतृत्व में नहीं है इसलिए बीजेपी चुनाव में नहीं है या चुनाव जीतने की पोजीशन में नहीं है, तो मेरे ख्याल में मतलब बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, वसुंधरा जी के साथ भी नाइंसाफी होगी। क्योंकि आप अगर 5 साल तक वसुंधरा जी कितना एक्टिव रही हैं पिछले 5 साल में, ये मुझे नहीं पता कि, या बहुत सारे राजस्थान के नेता से भी पूछेंगे जो बीजेपी के नेता हैं, उनको भी या कार्यकर्ताओं को नहीं पता कि पिछले 5 साल में किस तरह का उनका एक्टिव हो रहा है। दूसरी चीज है कि नेता कई बार बनाया जाता है और कई बार नेता अपने आप जमीन से पैदा होते हैं। ठीक है, उनका एक बैकग्राउंड है। जिस समय उनको बनाया गया था चेहरा, उस समय वहां तमाम दिग्गज लोग थे और बहुत वहां पे विरोध हुआ था उस चीज का, जिस समय उन्हें केंद्र में वो राज्य मंत्री थी उस समय, और उस समय जब उनको बनाया गया था उनके साथ रमन सिंह उमा भारती को भेजा गया था उन प्रदेशों में, उस समय भी विरोध हुआ था। दूसरी चीज ये है कि वो जो चुनाव है, एक चीज जरूर इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि कांग्रेस के तीनों राज्य, मतलब मैं ये 3 राज्य कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां इस बार एक परिवर्तन यह है कि तीनों राज्य में स्ट्रॉन्ग अपने आप प्रदेश में एक लीडर उभरे हैं। उसका 2 कारण है। एक तो मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो आला कमान की कई बार बात कही जाती है, आला कमान मतलब कहते सभी हैं लेकिन ये तीनों लोग अपने अपने में आला कमान। अब जैसे कमलनाथ जी को देखिए, जिन लोगों को इंडिया अलायंस ने बॉयकॉट कर दिया उन्हीं के साथ वो इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस का ही लीड लिया हुआ था, तो वो अपने आप में एक अपना लेकर के चल रहे हैं। उनके पोस्टर ज्यादा बड़े हैं, गांधी परिवार के नेताओं के वो छोटे पोस्टर हैं। गहलोत साहब के साथ वही हाल है। बघेल अपने आप को मतलब पूरा सिंहदेव का उन्होंने दरकिनार छू को कर दिया, ये अच्छी बात भी हो सकती है। साथ में दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस की जो आला कमान मतलब गांधी परिवार की वोट कैचिंग एबिलिटी कम हो रही है। ये मतलब एक डिफॉल्ट एडमिशन कांग्रेस के वहां के नेताओं के द्वारा है। ये कैसे है, ये बाद में ये कांग्रेस का मुद्दा है, उनको या उनके लीडरशिप का या वोटर्स वहां पे देख रहे होंगे, उनका एक इशू बच जाती है बात की। जब आप एक सामूहिक नेतृत्व में भी कई बार जाते हैं, और बहुत सारे जगह बीजेपी ने अपना चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया जब वो विपक्ष में रहे। भी बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में है,
बहुत समय में प्रोजेक्ट किया, जैसे वसुंधरा राजे को पहले प्रोजेक्ट किया, लेकिन अभी आप स्टेट आफ्टर स्टेट घूम लीजिए, वहां पे उन्होंने चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। उत्तर प्रदेश आपके सामने बड़ा एग्जाम्पल था, हरियाणा एग्जाम्पल था, आपका महाराष्ट्र एग्जाम्पल है, त्रिपुरा एग्जाम्पल है, असम एग्जाम्पल है। ऐसे स्टेट दर स्टेट आप चले जाइए। कई बार कलेक्टिव लीडरशिप का एक फायदा भी होता है कि सबके सपोर्टर को लगता है कि मेरा नेता जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, और वो भी अपनी तरफ से ज्यादा शिद्दत से काम करते हैं। कई बार फायदा भी होता है। अनलेस कई बार अगर आप लीडर किसी को बनाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसका एक पैन स्टेट या बाकी चीजें का एक प्रोजेक्शन होता है, उसमें लेकर के आया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मोदी को ही जब बीजेपी ने अपना मिनिस्ट्रियल चेहरा प्रेजेंट किया था कैंडिडेट, तो कांग्रेस क्या कहती थी, गुजरात के नेता है, चीफ मिनिस्टर वहां क्या है, क्या ऑल इंडिया बात करेंगे उनसे, मतलब उनके बारे में वो कहना ही बेकार है, कहाँ गांधी जी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहाँ। तो ऐसा कई बार नहीं होता। या जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के ही मुख्यमंत्री होकर के गए थे, तो एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिस समय काम किया, उसके पहले तो विधायक भी नहीं थे। तो इसलिए एक चीज देखिए, जो सबसे बड़ा नेता है किसी भी पार्टी का, तो मेरे ख्याल में थोड़ी बेमानी है, और ये पार्टी का हक है कि वो उनसे क्या प्रचार कराए। मुझे ये आलोचना कभी पसंद नहीं आती कि मोदी जी मेयर के चुनाव का प्रचार क्यों करें। भाई उनकी पार्टी के नेता हो, चाहे जिससे कराएं, ये आलोचना वाजिब नहीं। और यह सोनिया जी करने जाए ग्राम पंचायत का, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो उनकी पार्टी का अपना निर्णय होता है कि किससे आप क्या करना चाहते हैं। इस चुनाव में एक चीज दिख रही है कांग्रेस के फेवर में, एक बात यह है कि उनके तीनों राज्यों में स्टेट लीडरशिप क्लियर है बिल्कुल कि कहाँ कहाँ कौन इस समय लीड कर रहा है। बाद में क्या होगा पता नहीं। बीजेपी में तीनों स्टेट में ये एक संशय की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में मान लो जीत गए, कौन सीएम बनेगा, रमन सिंह बनेंगे कोई और। राजस्थान में अभी पता नहीं है। बताइए गोयल साहब, राजस्थान में कौन बनेगा सीएम अगर आप जीतते हैं, प्रचंड बहुमत से अगर आप जीते, कौन सीएम बनेगा? ठीक है नीरज भाई, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता ये तय नहीं करता कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है आपकी इस ब्लाइंड में कि भाजपा राजस्थान में प्रचंड और ऐतिहासिक विजय की ओर जा रही है। हमारे जो मित्र सतीश जी ने कहा कि टफ फाइट है या फिर क्लोज फाइट होगी, ऐसी परिस्थिति है, ऐसी कोई परिस्थिति राजस्थान में नहीं है। यह चुनाव जनता वर्सेस कांग्रेस सरकार के बीच में है। और दूसरी बात उन्होंने कहा पैचअप, हमारे यहाँ पर कोई अलगाव ही नहीं है, तो पैचअप वाली बात ही नहीं है। हमें बार बार, जैसे राहुल गांधी अभी आ रहे हैं, ऐसी 5 बार हमने फोटो देखी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के हाथ उठवा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की 5 से ज्यादा बार फोटो राजस्थान में आ चुकी है। लेटेस्ट 3 महीने पहले अशोक गहलोत सचिन पायलट को दोबारा ये कहला चुका है कि ये लोग जो गद्दारी जिन्होंने की, कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की, कांग्रेस शासन से गद्दारी की, तो बार बार वो लगातार इस 5 साल में कम से कम 25 बार अशोक गहलोत जी पायलट साहब को गद्दार कह चुके हैं। नकारा, निकम्मा, कोई काम का नहीं है। तो मतलब ये तो बहुत बार कहा, आपने सुना है उसको, और अपने विधायकों के लिए कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए वो बात मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो कांग्रेस में मतभेद है और मनभेद है, इसीलिए राहुल गांधी को ऐसी फोटो खिंचवानी पड़ रही है जब बीच में राहुल गांधी हैं और दोनों तरफ, एक तरफ सचिन जी हैं और एक तरफ अशोक गहलोत जी हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष को भी साइड में कर दिया गया है। तो ये मैसेज देने का प्रयास हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जनता को पता है कि इनके बीच विवाद है। अभी गोयल साहब रुकिए, एक सवाल से ले लें। देखिए आपके यहाँ भी जब मोदी जी रैली करने गए तो वसुंधरा जी साथ में खड़ी थी, वो तो ठीक है, वो आप पार्टी है उससे करते हैं। अंशुल जी, पक्का है ना कि गहलोत जी सीएम बनेंगे राजस्थान में? देखिए नीरज भाई, आपने आप ये कहोगे कि विधायक जी तय करेंगे सारे लोग मिलके, है ना? नहीं, देखिए आपने तो मजाक में इसका जिक्र किया। नहीं मजाक नहीं, मैं सीरियस क्वेश्चन सर, प्लीज, मैं मजाक में कुछ भी नहीं बोलता हूँ। दरअसल जो जिस तरह से आपने बोला, वो एक तरह से वो प्रजातांत्रिक एक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। ये तो एक यहाँ पर एक संसदीय प्रणाली चल रही है ना, कोई प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन है नहीं भारत में कि आप एक डिक्लेयर करेंगे दूसरा। ये तो विधायक ही तय करेंगे और ऐसा तय करना चाहिए। और वो जब नहीं तय कर पाते हैं तो वो कहते हैं कि आलाकमान तय करेगी, पर ये उन्हीं का फैसला है। और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में ये परंपरा रही है, मतलब उसके मुझे लगता है हमेशा से यही परंपरा रही है। ये आप देखेंगे भी इतिहास में, तो ये हमेशा ये करे हैं, क्योंकि ये संसदीय प्रणाली की एक परंपरा है। इससे हमारी जो प्रणाली है वो और मजबूत होती है। भाई है ही जमहूरियत, तो उसको किस तरह की है तो उसको और इसी तरह मजबूत किया जाता है ना। लोग बताएंगे, लोगों के नुमाइंदे बताएंगे कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा। आपकी इस अदा पर मैं फिदा, है ना, कि मतलब आप भी समझ रहे हैं और मैं भी। अब आप मुझे कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये हर पार्टी में है, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, कि वहाँ केंद्र तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। फिर विधायकों के ऊपर बंदूक चलाई जाती है कि आप कह दो कि आला कमान तय करेगा।
मतदान करा लिए जाते हैं। एक चुटकी, वहाँ का जो पर्यवेक्षक होता है वो एक चुटकी लेके जाता है, कागज लिख के देता, भैया ये बनेंगे, इन्हीं के बोलना आप। ये सब जनता को मालूम है सर, इसमें कुछ भी छिपाने से कोई फायदा नहीं, सबको मालूम है कि कहाँ कौन तय करता है। लेकिन हाँ, ब्यूटी है जमहूरियत की यही, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस अदा पर फिदा। बहरहाल तीनों राज्यों के चुनाव में एक जो भी सतीश जी या तमाम हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, कांटे की टक्कर, ये एक वर्ड जो है इस बार फंस गया है, और ये कई बार बदला है। पहले ये एज में थे, फिर वो एज में थे, फिर ये एज में, लेकिन अंत में निकलता ही कि भाई कांटे की टक्कर, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा कौन है। इससे ये पता लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन है, और इसीलिए बढ़िया कॉम्पिटिटिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जो हमने मूल सवाल से शुरू किया था। चलिए अब देखेंगे हम लोग 3 तारीख को क्या फैसला होता है, और उससे पहले 30 तारीख को एग्जिट पोल में क्या होता है। बहुत शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।